हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित शर्मा और आज इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक रेस्पिरेशन। अपनी पिछली वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा कि न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है वो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरह से कंप्लीट होता है। हम लोगों ने प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन को पढ़ा, एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन को पढ़ा, पार्टिकुलरली इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन के टॉपिक को और आइए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टर्म रेस्पिरेशन। पहले हम डिफाइन कर लेते हैं रेस्पिरेशन है क्या, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। इट इज एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस in which food is oxidized to release energy inside living cells, ठीक है। तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या है? एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है, यानी कि एंजाइम्स की प्रेजेंस जरूरी है इसके लिए। और इस प्रोसेस में क्या होता है, जो फूड है वो ऑक्सीडाइज किया जाएगा कहां? सेल के अंदर, और उससे जनरेट क्या होगा? एनर्जी। यानी कि इट इज ए प्रोसेस विच इज एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड, ओके, इन विच द फूड इज ऑक्सीडाइज्ड। फूड को ऑक्सीडाइज किया जाएगा for the purpose of generating energy inside living cells, ठीक है। जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है बच्चों, ये कंबशन के प्रोसेस से काफी मिलता जुलता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि कंबशन है, उसमें कोई जो मटेरियल है वो बर्न करता है, यानी कि वहां पर भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो रही है ऑर्गेनिक मैटर की। और रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, यहां पर भी जो फूड है यानी कि ऑर्गेनिक मैटर है उसको ऑक्सीडाइज किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन रेस्पिरेशन और कंबशन में कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट हम लोग करेंगे डिफरेंसेस इन रेस्पिरेशन एंड कंबशन, ठीक है। तो एक तरफ मैंने लिखा हुआ है क्या? रेस्पिरेशन, दूसरी तरफ मैं लिख देता हूं क्या? कंबशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन और कंबशन में डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस देखिए, रेस्पिरेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्या है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। वेयर एज कंबशन इज ए फिजियोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। जबकि कंबशन क्या है? फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, लिविंग सेल्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में शो नहीं होती, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अकर्स इनसाइड लिविंग सेल्स। जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो लिविंग सेल्स के अंदर होता है, वेयरएज occurs outside the living cells। पहली बात तो ये क्या है, लिविंग से रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है। लेकिन चूंकि हमने पॉइंट यहां पर लिखा कि रेस्पिरेशन जो है वो सेल्स के अंदर होती है, यहां पर सेल्स का कोई लेना देना नहीं है। कंबशन में जो कंबशन का प्रोसेस है वो सेल के अंदर नहीं होता, ठीक है। कोई भी मटेरियल जो होगा वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बाहर ओपन एयर में बर्न हो सकता है, कंबस्ट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस इज थर्ड, इट इज ए स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। ये स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। रेस्पिरेशन क्या है? मल्टी स्टेप प्रोसेस है, कई स्टेप्स में कंप्लीट होता है, ठीक है। वेयरएज कंबशन इज, थर्ड पॉइंट इज कंबशन, इट इज
a single step process। ठीक है, ये क्या है? सिंगल स्टेप प्रोसेस है। एक बार कंबशन स्टार्ट हुआ तो वो कंप्लीट ऑर्गेनिक मटेरियल के बर्न होने से पहले, ऑक्सीडाइज होने से पहले नहीं रुकेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्थ पॉइंट, इट अकर्स एट नॉर्मल टेम्परेचर। जो रेस्पिरेशन है ये नॉर्मल टेम्परेचर पर, जैसे हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसी तरीके से बाकी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का बॉडी टेम्परेचर जो है उसी पर रेस्पिरेशन हो सकती है। वेयरएज कंबशन टेक्स प्लेस, फोर्थ पॉइंट इसका, इट टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर, takes place at higher temperature। ठीक है, और लास्ट पॉइंट हम लिखते हैं यहां पर, फिफ्थ पॉइंट, को रब कर लेते हैं पहले। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा ये। तो लास्ट पॉइंट जो है वो देखिए, बायोकेमिकल रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था रेस्पिरेशन को। सो फिफ्थ पॉइंट इज it is controlled by enzymes। ठीक है, ये एंजाइम्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है। रेस्पिरेशन को होने के लिए एंजाइम्स का प्रेजेंट होना जरूरी है। वेयरएज फिफ्थ पॉइंट कंबशन में देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एंजाइम्स। कंबशन में एंजाइम्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसके अलावा अगर हम लिखना चाहें तो रेस्पिरेशन में ए पार्ट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, रेस्पिरेशन में जो टोटल एनर्जी रिलीज होती है उसका एक पार्ट हीट की फॉर्म में रिलीज होता है। वेयरएज इन कंबशन मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। यहां पर काफी कम अमाउंट में हीट रिलीज होती है, जबकि यहां कंबशन में मोस्ट ऑफ द जो एनर्जी है वो हीट ही की फॉर्म में रिलीज होती है। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे किनके बीच में, रेस्पिरेशन एंड कंबशन के बीच में। अब एक और पॉइंट आ जाता है जहां पर हम डिफरेंसेस डिटरमाइन करते हैं, कई बार पूछ भी लिए जाते हैं, वैसे पता भी होने चाहिए, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के बीच में डिफरेंसेस। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, डिफरेंसेस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। जनरली ब्रीदिंग को हम रेस्पिरेशन के साथ ही रिलेट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, ये फर्स्ट स्टेप है रेस्पिरेशन प्रोसेस का। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या है, अगेन बायोकेमिकल प्रोसेस। पीछे कंबशन के टाइम पे भी हमने ये पहला पॉइंट लिखा था। रेस्पिरेशन क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, जबकि ब्रीदिंग जो है वो एक फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, रेस्पिरेशन है बायोकेमिकल प्रोसेस, जबकि ब्रीदिंग जो है वो क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखें अगर हम रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के बीच में, तो क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। ठीक है, रेस्पिरेशन में फूड का ऑक्सीडेशन कैरी किया जाता है, फूड को ऑक्सीडाइज किया जाता है, जबकि ब्रीदिंग में इट इज सिंपल एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद एनवायरमेंट। ठीक है, ब्रीदिंग प्रोसेस में जो ऑर्गेनिज्म होगा वो
फ्रेश एयर इनहेल करता है और फाउल एयर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होता है उसको एक्सहेल कर देता है, यानी कि सिंपल एक्सचेंज ऑफ गैसेस है इन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट। जबकि यहां पर क्या था, ये ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है। ठीक है, एनर्जी, थर्ड पॉइंट इज एनर्जी इज जनरेटेड। एनर्जी जो है वो यहां जनरेट की जाती है, एनर्जी यहां रेस्पिरेशन में जनरेट होगी, जबकि ब्रीदिंग प्रोसेस में एनर्जी इज कंज्यूम्ड। एनर्जी क्या होगी, कंज्यूम की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा इट अकर्स इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। रेस्पिरेशन का ये पॉइंट हमने पीछे कंबशन के साथ भी किया था, ये सेल के अंदर होती है, मींस ये इंट्रासेलुलर है, whereas breathing is extracellular process। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हैं किसमें, ब्रीदिंग में और रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है, ब्रीदिंग के अंदर एनर्जी कंज्यूम होती है। रेस्पिरेशन इनसाइड ए सेल होती है, ब्रीदिंग आउटसाइड ए सेल है। रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, ब्रीदिंग के अंदर सिंपल एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आई होप ये जो डिफरेंसेस हम लोगों ने पढ़े इनके बीच में, रेस्पिरेशन और कंबशन के बीच में, और साथ ही साथ रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के बीच में, ये आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है, एक पॉइंट अगर आप और लिखना चाहें इसमें तो ये ऐड कर सकते हैं, रेस्पिरेशन इज एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड वेयरएज ब्रीदिंग में कोई एंजाइमेटिक एक्शन अपीयर नहीं होगा। द सेम पॉइंट जो हमने रेस्पिरेशन एंड कंबशन में किया था वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहां एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये विदाउट एंजाइम्स चलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, लिस्ट आउट द वेरियस मेथड्स इन विच द फूड गेट ऑक्सीडाइज्ड इन ऑर्गेनिजम्स। मतलब उन सभी मेथड्स को लिस्ट आउट कीजिए, वो सभी मेथड बताइए जिनसे फूड को किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो मेन तो है जी दो तरह की रेस्पिरेशन। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, द प्रोसेस requires presence of ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि ये जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस होगी, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होगी, ये तभी हो पा सकती है जब ऑक्सीजन सेल्स के पास अवेलेबल हो। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन सेल परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, दूसरा टाइप है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में इट अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब एक ऐसा रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी, जहां ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी।
ठीक है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम पार्शियल ऑक्सीडेशन से रिलेट करते हैं, ठीक है। अगर हम इसको फर्दर डिफाइन करना चाहें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस in which the food is partially oxidized to release energy in absence of oxygen, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम क्या बोल सकते हैं? इट इज अ प्रोसेस इन विच द फूड इज पार्शियली ऑक्सीडाइज, यानी कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुई है, पार्शियली ऑक्सीडाइज हुआ है और एनर्जी रिलीज होगी इससे, लेकिन जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वो एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में काफी कम होती है, ठीक है। तो ये दो तरह की रेस्पिरेशन है। अब इंडिविजुअली इनको पढ़ते हैं हम लोग। पहले एनारोबिक रेस्पिरेशन को कवर करते हैं, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, एनारोबिक रेस्पिरेशन, अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस, मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट हो तब हो, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। इफ द रेस्पिरेटरी प्रोसेस कैरिड आउट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट कंडीशन इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है जनरली, जैसे हम लोग देखते हैं इन यीस्ट, यीस्ट में अगर हम लोग देखें तो ग्लूकोज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, इसका फॉर्मूला है C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, यानी कि हम लोगों ने पीछे जो न्यूट्रिशन में पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो सारे के सारे अल्टीमेटली क्या चीज बनाते हैं? ग्लूकोज। तो सेल्स के पास क्या पहुंचता है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन? ग्लूकोज, ठीक है। सेल जो है वो ग्लूकोज को यूज करेगा, ठीक है। अब ये ग्लूकोज जो है इसका ब्रेकडाउन कैसे होगा? ग्लूकोज इज फर्स्टली ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे किसके? पायरुविक एसिड के। ये जो प्रोसेस है ये साइटोप्लाज्म में होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी ये एक कॉमन स्टेप है। सॉरी, एरोबिक रेस्पिरेशन में भी ये क्या है? एक कॉमन स्टेप है। एनारोबिक में भी प्रेजेंट होता है और एरोबिक में भी होता है, ठीक है। इसके बाद ये जो पायरुविक एसिड है, इट इज फर्दर ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस, इन केस ऑफ यीस्ट, इथेनॉल, 2 molecules plus 2 molecules of carbon dioxide is released plus 2 ATP molecules are generated, ठीक है। ये कंडीशन है, ठीक है। अब पायरुविक एसिड का जो फॉर्मूला है वो क्या है? C3H4O3, ठीक है, C3H4O3। इथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H5OH। तो 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल के प्रोड्यूस हुए प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है प्लस 2 ATP, ठीक है। अब अगर हम गौर करें, यहां पर ग्लूकोज के पास कितने कार्बन एटम थे? 6, ठीक है। पायरुविक एसिड के पास कितने एटम थे? 3 कार्बन के एटम थे, जबकि पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल कितने बने थे? 2, ठीक है। अब यहां पर देखिए इथेनॉल के पास कितने हैं? 2 कार्बन एटम हैं, जबकि मॉलिक्यूल हैं कितने? 2, और कार्बन डाइऑक्साइड 2 मॉलिक्यूल इसके प्रोड्यूस हुए। तो यहां ग्लूकोज के जो 6 एटम है वो किस तरीके से ऑक्सीडाइज हुए हैं? पहले
पायरुविक एसिड में 2 मॉलिक्यूल्स बने और हर मॉलिक्यूल के पास 3 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम हो गया 6। सिमिलरली यहां पर देखेंगे 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल और इथेनॉल के पास होते हैं 2 कार्बन, तो 4 कार्बन यहां और 2 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के टोटल हो गए 6 कार्बन एटम जो रिलीज होते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल। ये प्रोसेस है यीस्ट में, और यीस्ट में इस एनारोबिक प्रोसेस की एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस को हम बोलते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या नाम दिया जाता है? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है। जब जो फूड है वो पार्शियली ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है, पार्शियली ऑक्सीडाइज हुआ और प्रोडक्ट्स में क्या बना? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। अब चूंकि एल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा है तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है। एक सिमिलर सी कंडीशन हमारी बॉडी के कुछ सेल्स में भी अपीयर होती है। जैसे जब हम बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या दौड़ लगा रहे होते हैं, ज्यादा काम किया होता है, यानी कि थकान की कंडीशन जैसे अपीयर होती है, उस कंडीशन में क्या, जब हम काफी ज्यादा वर्क कर रहे होते हैं, हैवी वर्कआउट कर रहे होते हैं, उस कंडीशन में हमारी मसल सेल्स के पास ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, ठीक है। मसल सेल के पास क्या आ गया? ऑक्सीजन की कमी आ गई, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या है, मसल्स को एनर्जी तो प्रोड्यूस करनी है क्योंकि वर्कआउट उसको करना पड़ेगा, ठीक है, और रेस्पिरेटरी एक्टिविटी उसको शो करनी पड़ेगी क्योंकि तभी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। लेकिन क्या है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन तो नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पा रही, तो उस कंडीशन में हमारी जो मसल्स हैं दे स्टार्ट ऑक्सीडाइजिंग या स्टार्ट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। वो फूड को ऑक्सीडाइज करना स्टार्ट कर देते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में या लैक ऑफ ऑक्सीजन में। तो अल्टीमेटली क्या होगा, देखिए, फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा। एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है इट विल गिव राइज टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। लेकिन इससे आगे ये जो पायरुविक एसिड है, ये जो पायरुविक एसिड है ये क्या जनरेट कर देगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है। क्या करेगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP, ठीक है। यहां कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एल्कोहल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, लेकिन यहां पर पायरुविक एसिड से जनरेट हो रहा है लैक्टिक एसिड और किसी तरह का कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हो रहा, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा, वो इसके फॉर्मूला से पता लग जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है C3H6O3, ठीक है। ये है लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से क्या जनरेट हो रहा है? लैक्टिक एसिड, ठीक है। एसिड जनरेट, एक ऑर्गेनिक एसिड जनरेट हो रहा है, तो इसको हम बोल देते हैं एसिडिक फर्मेंटेशन। क्या नाम दे देंगे इस प्रोसेस को? एसिडिक फर्मेंटेशन। क्लियर है? तो जो रेस्पिरेशन है वो 2 तरह की है, एनारोबिक एंड एरोबिक। एनारोबिक को हम लोगों ने पढ़ा और हमें पता लगा एनारोबिक रेस्पिरेशन भी फर्दर 2 तरह की है। एक जिसमें अल्कोहल प्रोड्यूस होता है जैसा कि यीस्ट में हुआ, और दूसरा जिसमें एसिड प्रोड्यूस होगा जैसे हमारे मसल सेल्स के अंदर होता है। मैं यहां लिख देता हूं, इन मसल सेल्स या कुछ बैक्टीरिया के अंदर भी ये प्रोसेस चलती है, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर भी एसिडिक फर्मेंटेशन ही होती है। अल्टीमेटली the glucose molecule, one glucose molecule will give rise to 2 molecules of lactic acid along with 2 ATP molecules, मतलब एनर्जी के 2 मॉलिक्यूल्स, केमिकल एनर्जी के 2 मॉलिक्यूल्स यहां पर प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब चलते हैं किस पर? एरोबिक रेस्पिरेशन पर, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा? बस सारे को रद्द कर देते हैं।
ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा पीछे, that the process requires presence of oxygen. Process requires presence of ऑक्सीजन, ठीक है, इसलिए इसको बोला गया है क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन अकर्स, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, यानी कि जो फूड है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन पर क्या चीज बनेगी वो देखिए, यहां पर हम लोग लिख देते हैं क्या, ग्लूकोज, अगेन C6H12O6, it will give rise to pyruvic acid। मैंने पीछे भी आपको बताया था कि ग्लूकोज से दो मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड का बनना जो है ये एरोबिक में भी होता है और एनारोबिक में भी होता है, और कहां होता है ये प्रोसेस, इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। इसमें साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में होगा, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड, जिसका फॉर्मूला था C3H4O3। ठीक है, अब पायरुविक एसिड के जो दो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होंगे, ठीक है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होंगे और क्या जनरेट कर देंगे, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP कितने, अब ATP का अगर आप नंबर देखेंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली 36 to 38 ATP जनरेट करता है। आप देखेंगे ह्यूज डिफरेंस है, कहां तो एनारोबिक में सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल जनरेट हो रहे थे और कहां एरोबिक में ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कितने ATP जनरेट हो रहे हैं, 36 या 38 ATP जनरेट होंगे। ये प्रोसेस यानी कि पायरुविक एसिड से आगे का ये जो प्रोसेस है, इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। किसमें होगा ये, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, द फूड इज completely oxidized to generate energy and it release carbon dioxide and water as byproduct। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज। आई होप कि आपको एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन के जो डेफिनेशंस थी या जो मतलब था वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अपीयर हो जाता है कि जी डिफरेंसेस बताइए दोनों में, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंसेस लिखने होते हैं। ठीक है, 2 से 3 नंबर में कई बार पूछ ले जाता है, मोस्टली तो 2 नंबर में पूछा जाता है। लिख लेते हैं सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी तरफ लिख लेते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो सबसे पहला पॉइंट, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। एरोबिक में क्या होगा, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा फूड, जबकि एनारोबिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस, 36 to 38 ATP molecules are generated, 36 या 38 ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट होंगे इसमें, जबकि यहां पर हम लोगों ने कितने पढ़े, ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP are generated।
सिर्फ क्या है, 2 ही मॉलिक्यूल एटीपी के जनरेट होंगे। तीसरा, इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे हम लिख सकते हैं occurs in absence of oxygen। इसके अलावा 4th पॉइंट, it takes place in cytoplasm and माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रेस्पिरेशन सेल में कहां कहां होगी? फर्स्ट स्टेप होगा पायरुविक एसिड तक की फॉर्मेशन का साइटोप्लाज्म में, और उससे आगे की जो पायरुविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है वो कहां होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। जबकि यहां इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म ओनली। ठीक है, पर एट लास्ट आप इसमें एग्जांपल्स दे सकते हैं। ये 4 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हम लोगों ने कर लिए। कंप्लीट ऑक्सीडेशन, पार्शियल ऑक्सीडेशन, 36 to 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स, वेयरएज इन एनारोबिक सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स एटीपी के। यहां ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंस उसकी जरूरी है, वहां ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगी। यहां जो प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जबकि यहां जो प्रोसेस है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में होगी एनारोबिक के केस में। एरोबिक के एग्जांपल मोस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, जबकि एनएरोबिक के एग्जांपल सर्टेन बैक्टीरिया, यीस्ट, मसल सेल्स। इवन ह्यूमन बॉडी में मसल सेल्स के अलावा रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज जो हैं वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन ही शो करती हैं। जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा, आरबीसी के पास ना तो न्यूक्लियस होता है और ना ही किसी दूसरे तरह का कोई सेल ऑर्गेनल। तो आरबीसी जो है वो भी, उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं अब, इसलिए वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन ही शो करती हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, डिफरेंसेस अमंग रेस्पिरेशन एंड कंबशन के बारे में, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग के बारे में, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, इसके अलावा एरोबिक रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म को समझा, एनारोबिक रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म को भी हम लोगों ने समझा। एनारोबिक में हम लोगों ने 2 तरह की रेस्पिरेशंस पढ़ी, एसिडिक जिसमें एसिड प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड, जबकि अल्कोहलिक जिसमें इथेनॉल प्रोड्यूस होगा। इथेनॉल प्रोड्यूस होने वाला जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस है यानी कि फर्मेंटेशन प्रोसेस है, ये हमारे बेकरी में केक या ब्रेड वगैरह के लिए डो प्रिपेयर करने में यूज में आता है। और ब्रेवरी, हार्ड ड्रिंक्स या अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने वाली जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें इस प्रोसेस को यूज किया जाता है। जबकि एसिडिक फर्मेंटेशन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जैसे विनेगर फॉर्म करने के लिए, लैक्टिक एसिड फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो इनके एनारोबिक रेस्पिरेशन के अपने अलग कमर्शियल यूजेस हैं। ठीक है, तो हमारा जो आज का वीडियो था वो था रेस्पिरेशन के ऊपर। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने अगले वीडियो के अंदर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स इन ह्यूमंस। ठीक है, आज का वीडियो आई होप कि आप लोगों के क्लियर हुआ होगा सारे टॉपिक्स। ठीक है, अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझ तक पहुंचाइए। और प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो पर अपने सजेशंस और डाउट्स। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।